प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मानव भूगोल के 3 मुख्य सिद्धांतों में से वातावरण समायोजन के सिद्धांत पर विस्तार चर्चा करेंगे। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने क्रियाशीलता के सिद्धांत और पार्थिव एकता के सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा की थी। मैं डॉक्टर एच.एन. कोहली, एसोसिएट प्रोफेसर, भूगोल विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय, कोटा। तो आइए वातावरण के समायोजन की सिद्धांत को जानते हैं। देखिए, मनुष्य जब से पृथ्वी पर पैदा हुआ है और उसने वातावरण के तत्वों के साथ में क्रिया प्रतिक्रिया और उसके साथ में अपना जो सांस्कृतिक वातावरण तैयार किया है, उसमें वो वातावरण के तत्वों के साथ में समायोजन करता है और करना भी पड़ता है उसे, क्योंकि देखिए वातावरण के साथ में एडजस्टमेंट नहीं बिठाएंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसलिए वातावरण के समायोजन के साथ ही उसे आगे चलना पड़ता है। तो वातावरण समायोजन के सिद्धांत में, क्योंकि देखिए अभी ऊपर वाले 2 सिद्धांत में हमने पढ़ा, क्रियाशीलता के सिद्धांत में, पार्थिव एकता के सिद्धांत में, कि पृथ्वी पर विद्यमान विभिन्न भौतिक जो वातावरण है और उसके तत्व हैं, चाहे वो जलवायु हो, मिट्टी हो, वनस्पति हो और जैसे भौतिक स्वरूप हो, पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि इत्यादि, जो भौतिक वातावरण से मिलता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का वातावरण है और मनुष्य को उसके साथ रहना पड़ता है। तो वो कई बार तो उसके साथ में अपने आप को ढाल लेता है, उसके वातावरण को नहीं बदल सकता तो अपने आप को उसके अनुकूलन बनाने का प्रयास करता है, और कई बार वो अपनी शक्ति के अनुसार, अपने तकनीक के अनुसार उस वातावरण में वो परिवर्तन कर देता है। तो इस प्रकार से वातावरण समायोजन मनुष्य करता रहता है। तो उस वातावरण समायोजन के फलस्वरूप ही आगे जो भूस्वरूप हम देख रहे हैं और जो सांस्कृतिक परिदृश्य देख रहे हैं, वो उसी का परिणाम है, वातावरण समायोजन का ही। तो वातावरण समायोजन में मनुष्य को 2 तरह से क्रियाएं करनी होती है। एक होता है अनुकूलन और दूसरा होता है परिवर्तन। अनुकूलन का मतलब ये है कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। जैसा उपजाऊ मैदान मिला है तो उसके अनुसार कृषि कार्य करने लगे। जैसे मान लीजिए खनिज संपदा वाला वातावरण मिला है तो उद्योगों की स्थापना की। इसी तरह से मान लीजिए जैसे मैदानी भाग है तो यातायात के सुगम साधनों के अनुसार वहां पर विकास अत्यधिक हो जाता है। तो इस प्रकार से उसे वो वातावरण के अनुसार ढल जाता है और उसके अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। लेकिन कई बार है जो वो इन प्राकृतिक वातावरण के तत्वों में, सांस्कृतिक वातावरण के तत्वों में और अन्य जो तत्व होते हैं उसमें वो परिवर्तन धीरे धीरे स्ने वो परिवर्तन उसमें कर देता है, तो वो कहलाता है परिवर्तन। तो इस प्रकार से 2 क्रियाओं के माध्यम से हम इस वातावरण समायोजन को समझेंगे। देखिए एक डायग्राम। तो मनुष्य अपने बुद्धि, विवेक, कौशल, तकनीकी इत्यादि के द्वारा वातावरण के तत्वों के साथ में अंतर संबंध स्थापित करके और समायोजन करता है, तो वो वातावरण समायोजन कहलाता है। तो वातावरण समायोजन है जो 2 प्रकार का होता है, एक अनुकूलन और एक परिवर्तन। अनुकूलन का तात्पर्य वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना है, यानी जैसा भी वातावरण मिला है मनुष्य को, जिस एरिया विशेष में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से पर्यावरण होता है वहाँ का, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, धार्मिक पर्यावरण, ये सब अलग अलग प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का होता है। तो मनुष्य अलग अलग क्षेत्र में जहां पर भी निवास करता है वहां जो उसे वातावरण मिला है उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना, ये अनुकूलन कहलाता है। तो कई क्षेत्रों के हम उदाहरण लें, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में मनुष्य अपना उसके वातावरण के अनुकूल ढल जाता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो जैसे सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि का कार्य करता है,
और कई तरह के, जैसे इसी तरह से मान लीजिए पर्वतीय क्षेत्र के अलावा जैसे मान लीजिए तटवर्ती क्षेत्र है तो वहां पर वो अपनी नाव के माध्यम से या मछली पालन व्यवसाय करके अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रदेशों में जो उसको वातावरण मिलता है उसमें वो अपने आप को उसके अनुसार ढाल लेता है। तो अब ये अनुकूलन भी दो प्रकार का होता है, आंतरिक अनुकूलन और एक बाह्य अनुकूलन। आंतरिक अनुकूलन से तात्पर्य ये होता है कि जैसे वह अपने अंदर जैसे परिवर्तन करे, इस तरह का मतलब से जैसे जिस तरह का वो वातावरण मिला उसके अनुसार से। और बाह्य अनुकूलन से मतलब है जैसे कि बाहरी तत्वों के साथ में जैसे वो अपने आप को एडजस्ट करे। तो इस प्रकार से आंतरिक अनुकूलन के अंतर्गत मनुष्य वातावरण के अनुसार बोलचाल, खान पान, रहन सहन इत्यादि के अनुसार अपने आप को बदलता है। जब कोई मनुष्य लंबे समय तक एक ही प्रकार के वातावरण में रहता है तो जलवायु के विभिन्न कारकों के आधार पर उसके शारीरिक गठन में परिवर्तन होने लगता है। जैसे अगर कोई यूरोपीय देशों का परिवार भारत के दक्षिणी भाग या अन्य उष्ण जलवायु वाले प्रदेशों में आकर रहता है तो उसके शरीर की त्वचा का रंग भी धीरे धीरे श्वेत या श्याम वर्ण में परिवर्तित होने लगता है। इस क्रिया को भी आंतरिक अनुकूलन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। यह ऐच्छिक या अनैच्छिक या प्राकृतिक दोनों प्रकार का होता है। एक यूरोपीय परिवार जब केरल में जाकर बसेगा तो उसे प्रतिदिन की आवश्यकता की वस्तु खरीदने बाजार जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मलयाली भाषा नहीं जानता, अतः उसे मलयाली भाषा भी सीखनी पड़ेगी। ये बाह्य एक तरीके से अनुकूलन होगा। इसके अतिरिक्त वहां की संस्कृति, रहन सहन तथा खान पान के बारे में भी जानकारी लेनी होगी। और इस प्रकार यह यूरोपीय परिवार केरल में आने के बाद भाषा सीख लेगा, रहन सहन और खान पान के नए तरीके सीख लेगा। उनका यह कार्य ऐच्छिक आंतरिक अनुकूलन कहलाता है। जब यह परिवार लंबे समय तक यहाँ रहेगा तो आने वाली पीढ़ी में त्वचा में कुछ श्याम वर्ण के कण बनने लगेंगे और ये परिवर्तन अनैच्छिक आंतरिक अनुकूलन कहलाएगा। इसे प्राकृतिक अनुकूलन भी कहते हैं। मलयाली समाज के रहन सहन एवं वेशभूषा को अपनाना बाह्य अनुकूलन कहलाता है। मनुष्य द्वारा दूसरे क्षेत्र में जाकर बसने पर वहां की वेशभूषा के अनुसार अपनी वेशभूषा को भी बदल लेता है। यह मनुष्य का बाह्य अनुकूलन कहलाता है। तो इस प्रकार से अनुकूलन का मतलब वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना और उस एरिया विशेष में पाए जाने वाले जो भी वातावरण के तत्व हैं उनके अनुसार अपने दैनिक दिनचर्या या मतलब जैसे जीवन की क्रियाकलापों को ढाल लेना, ये जो है वातावरण अनुकूलन कहलाता है। ठीक है। अब है परिवर्तन। परिवर्तन करने का मतलब यह है कि वातावरण में अपने अनुकूल परिवर्तन कर लेना, यानी कुछ हद तक मनुष्य वातावरण के तत्वों में अपने अनुसार परिवर्तन कर लेता है तो वो परिवर्तन कहलाता है। अब ये भी दो प्रकार का, प्राकृतिक वातावरण परिवर्तन और सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन। कुछ हद तक प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करने में भी मनुष्य सक्षम हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको रूपांतरण भी कहते हैं या परिवर्तन कहते हैं। जैसे प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न कारकों की कठोरता से बचने के लिए मनुष्य को कृत्रिम उपाय अपनाने पड़ते हैं। मान लीजिए कहीं पर पानी की कमी है तो मनुष्य सिंचाई के साधनों का विकास कर लेता है और उसके द्वारा उस एरिया विशेष में सिंचाई करके और फसलें पैदा करने लग जाता है। इसी प्रकार से जैसे शीतोष्ण जलवायु देशों में निवास करने वाले मनुष्य उष्ण जलवायु वाले देशों में आते हैं तो वातावरण को अपने अनुकूल करने के लिए रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलित कमरे इत्यादि की व्यवस्था करके और अपने अनुकूल वातावरण को बनाने का प्रयास कर लेते हैं। ये क्रियाएं वातावरण का रूपांतर या परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है। तो मनुष्य अपने
वातावरण में कुछ हद तक परिवर्तन करने में सक्षम हो जाता है, तो ये प्राकृतिक जो है परिवर्तन कहलाता है, जैसे प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करने का। इसी तरह से सांस्कृतिक वातावरण में भी परिवर्तन करने लगता है। जैसे मान लो एक समुदाय विशेष का व्यक्ति बहुत लंबे समय तक दूसरे प्रदेश में जाकर रहने लग जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे वहां के वातावरण में भी वो अपने कल्चर को स्थापित करने लग जाता है और उसकी कल्चर को देखे देखे दूसरे लोग भी वहां के उसमें डल जाते हैं। तो इस प्रकार से वो अपने अनुसार वहां के सांस्कृतिक वातावरण को भी परिवर्तन करने लग जाता है। जैसे मान लीजिए, जैसे एक राज्य के व्यक्ति, जैसे मान लीजिए हम राजस्थान का उदाहरण लें, तो जैसे बिहार से बहुत सारे मजदूर यहाँ काम करते हैं, तो बिहारी लोग जैसे एक अपनी कॉलोनी बिहारी लग करके, और फिर जैसे छठ पूजा वगैरह का जो कार्यक्रम है वो वहाँ भी वो इस तरह का करने लग जाते हैं। देखे देखी फिर सब लोग उसमें शामिल होते हैं कई तरह की। जैसे इसी तरह से बंगाली समाज के लोग जब है तो वो दुर्गा पूजा का उत्सव इस तरह का, तो और उसके साथ साथ में मतलब जैसे वो वहाँ की एक तरीके से सभी तरह की कल्चर वहां पर देखने को मिलती है। तो ये इस प्रकार का जो परिवर्तन है या सामंजस्य है वो सांस्कृतिक परिवर्तन या सांस्कृतिक सामंजस्य वातावरण कहलाता है, समायोजन कहलाता है। मनुष्य द्वारा प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन अपनी विभिन्न आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए अपनी शक्तियों तथा रुचियों के अनुसार करता है। जिससे जैसे आवश्यकता होती है या जितनी उसकी अभिरुचि होती है उसके अनुसार वो उसमें परिवर्तन कर लेता है। मनुष्य अनुपजाऊ भूमि में खाद डालकर अपने ज्ञान के आधार पर उपजाऊ बना लेता है, तो पर्वतीय भागों में सीढ़ी नुमा खेत बना लेता है। इसी प्रकार से जैसे धरातल की विभिन्न भागों में निवास करने वाले मनुष्य अपनी रुचियों और शक्तियों के आधार पर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने एवं अपने आपको वातावरण के अनुसार ढालने की प्रक्रिया वातावरण समायोजन कहलाती है। प्रत्येक क्षेत्र के मनुष्य दूसरे क्षेत्र के साथ भी समायोजन करने का प्रयास करते हैं, अतः समायोजन का सिद्धांत प्रादेशिक है। समायोजन की प्रक्रिया क्षण प्रति क्षण चलती रहती है, मतलब निरंतर चलती रहती है अपात गति से। जैसे जैसे आवश्यकता होती है मनुष्य को वैसे वैसे वो वातावरण में समायोजन करने लग जाता है। तो समायोजन की प्रक्रिया पृथ्वी के विभिन्न प्रदेशों में पाई जाती है। और जैसे हम टुंड्रा प्रदेश लें, टेगा प्रदेश लें और कई तरह के जैसे उष्ण प्रदेश लें, तो उनमें अलग अलग तरह से जैसे कठोर जलवायु है तो वहां पर वो मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें कुछ ना कुछ जैसे कृत्रिम प्रयोग करके और वो उसको अपने अनुसार अनुकूल या मतलब उसमें परिवर्तन करने लग जाता है। अब तो कहते हैं कि जैसे मनुष्य है जो कृत्रिम बादल बनाकर और वर्षा भी कर सकता है। और कई जगह जैसे शीत प्रदेशों में मनुष्य ने मतलब से अब ऐसे अवशीतन घर बनाकर और वहां पर कृषि करने का कार्य करने लग गए। तो इस प्रकार से दोनों ही तरह के वातावरण में, प्राकृतिक वातावरण में और सांस्कृतिक वातावरण में मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता रहता है। तो ये इस प्रकार से वातावरण का समायोजन का सिद्धांत ये सिद्ध करता है कि पृथ्वी के अलग अलग प्रदेशों में पाए जाने वाले वातावरण के साथ में मनुष्य निरंतर समायोजन की क्रिया उसकी चलती रहती है। हम लोग जैसे आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे विभिन्न प्रकार के जैसे जनजाति समूह है अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वो अपनी अलग विशेषता रखते हैं और उस वातावरण में समायोजन का वो एक बहुत अच्छा उदाहरण होता है। जैसे मान लीजिए पिग्मी है, एस्किमोज है, बद्दू है, इसी तरह से हमारे यहाँ जैसे नागा है, गोंड है। तो ये सब जो जनजातियां हैं अपने अपने वातावरण में जिन क्षेत्रों में ये रहते हैं वहां पर अलग प्रकार का वातावरण और अलग प्रकार की संस्कृति देखने को आपको मिलेगी। तो इन्होंने अपने हिसाब से उस वातावरण में परिवर्तन करके आवश्यकता के अनुसार, जैसे कांगो बेसिन में पाई जाने वाली जनजाति है तो वो अपने घर है जो पेड़ पे बनाती है, क्योंकि जैसे नीचे दलदली क्षेत्र या इस तरह से पशुओं के बचने के लिए। तो इसी प्रकार से जैसे एस्किमोज है वो अपने जैसे बर्फ के घर बनाती है। इसी प्रकार से जैसे
अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के इसी प्रकार से खान पान अलग अलग, इसी प्रकार से जैसे उनकी भाषा और रीति रिवाज अलग, तो जैसे जैसे वातावरण के साथ में समायोजन करके और उन्होंने अपने आप जो है सांस्कृतिक वातावरण और वहां का भूदृश्य तैयार किया है। तो वो वातावरण के साथ समायोजन ही है, जैसा वातावरण मिला उसके अनुसार वो उन्होंने अपने आप को ढाल लिया या आवश्यकता अनुसार वातावरण को कुछ परिवर्तन कर लिया। जैसे मान लीजिए कुछ जनजाति समूह में अब बाहरी जैसे प्रभाव के कारण से अब शिक्षा का प्रसार होता है और उसके कारण से तो वो उनके रहन सहन, उनके पहनावे में, उनके खान पान में, उनके रीति रिवाजों में आप परिवर्तन देख सकते हैं। तो ये एक तरीके से सांस्कृतिक जो वातावरण में परिवर्तन। इसी प्रकार जैसे कई तरह के तकनीकी विकास के कारण से भौतिक वातावरण में हम परिवर्तन देख सकते हैं। तो ये वातावरण समायोजन का सिद्धांत है जिसका मानव भूगोल में बहुत अत्यधिक महत्व है, क्योंकि जब हम किसी भी प्रकार के आर्थिक भूदृश्य का या कोई सांस्कृतिक भूदृश्य का अध्ययन करेंगे तो उसमें ये बहुत क्लियरिटी से ये स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य ने वहां वातावरण के साथ में अपना समायोजन और अपना जैसे एडजस्टमेंट स्थापित किया है, अनुकूलन किया है या फिर वहां पर जो रूपांतरण किया है, परिवर्तन किया है, ये सारा का सारा। और इन दोनों क्रियाओं के माध्यम से मनुष्य निरंतर प्रगति करते हुए या विकास करते हुए वो वातावरण के साथ में समायोजन कर लेता है। तो इस प्रकार से वातावरण समायोजन में सार्वभौमिक समानता नहीं होती है वरन स्थानिक भिन्नता मिलती है, जिसे समायोजन का प्रादेशिक पक्ष कहते हैं। मतलब हम ये देख रहे हैं कि जो समायोजन है, वातावरण समायोजन, वो एक जैसा हर जगह नहीं मिलेगा, अलग अलग एरिया में, क्योंकि वातावरण के तत्व भी अलग अलग होंगे और वहां पर जो सांस्कृतिक तत्व है वो भी अलग अलग होंगे। तो ये जो वातावरण समायोजन है वो सार्वभौमिक समानता इसमें नहीं पाई जाती, बल्कि इसमें विभिन्नता देखने को मिलती है। इसमें स्थानिक भिन्नता के मुख्य कारण धरातली जलवायु, उच्चावच आदि के अनुसार क्रियाशील मानव समूह है, क्योंकि एक रूपता रह भी नहीं सकती या पाई भी नहीं जा सकती, क्योंकि जो पृथ्वी का धरातल है वो एक जैसा नहीं है। दूसरी चीज है कि पृथ्वी पर एक जैसी जलवायु नहीं है, पृथ्वी पर एक जैसा कोई भौतिक ना तो वातावरण है, नहीं सांस्कृतिक वातावरण, क्योंकि इनमें वातावरण में भौतिक पक्ष के और सांस्कृतिक पक्ष में भिन्नता पाई जाती है, इसलिए वातावरण समायोजन भी एक रूपता नहीं रख सकता। जैसे टुंड्रा प्रदेश की शीत जलवायु में रहने वाले लोग खाल एवं समूर के वस्त्र पहनते हैं, जबकि भूमध्य रेखीय प्रदेशों में पाए जाने वाले कांगो बेसिन की पिग्मी जनजातियां अर्धनग्न अवस्था में रहती है। ऐसा विश्व स्तर पर होने के साथ ही प्रादेशिक स्तर पर भी मिलता है। उदाहरणार्थ भारत के उत्तर में स्थित जम्मू एवं कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में ग्रीष्मकाल में भी लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं, जबकि इसी समय दक्षिण भारत में भीषण गर्मी पड़ती है। तो वातावरण समायोजन के दूसरे पक्ष में मानव समुदाय द्वारा वातावरण को परिवर्तित करने संबंधी क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं। शीतकाल में यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में लोग मकानों को गर्म रखते हैं। उष्ण प्रदेशों में मकानों की बनावट इस प्रकार की होती है कि उसमें धूल न प्रविष्ट हो सके, इसलिए इसी प्रकार लोगों ने पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार कृषि विकसित की है। स्विट्जरलैंड तथा फ्रांस जाने के लिए इटली से आल्प्स में सुरंग बना ली गई है। इसी प्रकार पृथ्वी पर समायोजन में विभिन्न स्थानिक भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि देखिए स्थानिक भिन्नता तो मिलेगी, क्योंकि जो वातावरण है, मनुष्य को जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो वातावरण है उसमें एकरूपता नहीं है। इसी प्रकार से क्योंकि उसके अंदर समायोजन के अलग अलग तरीके, अलग अलग स्तर है, तो सांस्कृतिक वातावरण भी एक जैसा नहीं है। तो समायोजन की जो कैपेसिटी है मनुष्य की अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग है और उसके कारण से इसमें भिन्नता पाए जाना स्वाभाविक है। तो किसी प्रदेश में समायोजन के अलग तरीके से है तो दूसरे जगह अलग प्रकार से है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कहीं पर बहुत उष्ण जलवायु है तो कहीं पर अतिशीत जलवायु है। इसी तरह से कहीं पर उच्च पर्वतीय शिखर है तो कहीं पर मैदानी भाग है। तो ये भौतिक वातावरण में पाई जाने वाली भिन्नता के कारण से वातावरण समायोजन में भी हम प्रादेशिक स्तर पर भिन्नता देख सकते हैं, यानी एक रूपता हमें नहीं दिखाई देती है, उसमें भिन्नता मिलती है। तो इस प्रकार से ये मानव भूगोल के
मुख्य जो सिद्धांत है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, पार्थिविकता का सिद्धांत, वातावरण समायोजन का सिद्धांत, ये तीनों मानव भूगोल के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जिसके जिनमें जो है मानव भूगोल का संपूर्ण विशेष क्षेत्र समाया हुआ है। और इन्हीं के उस प्रभाव के कारण से, इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार है जो आज हम पृथ्वी पर समस्त आर्थिक भूदृश्य, सांस्कृतिक भूदृश्य हमें दिखाई देते हैं। तो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। धन्यवाद। अब अगली कक्षा में हम लोग, क्योंकि ये मानव भूगोल के सिद्धांत का यही चैप्टर यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आपके लिए मानव भूगोल के उपागम यानी अध्ययन की विधियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।